आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम के एक बहुत ही दिलचस्प पाठ की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की बड़े भाई साहब। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ दो भाइयों के रिश्ते के बारे में नहीं है। ये शिक्षा, बचपन, अनुभव, इन जैसे कई गहरे मुद्दों को भी छूती है। हाँ, और आज हमारी चर्चा का मकसद यही है कि इस पाठ को परीक्षा के नजरिए से पूरी तरह समझ लिया जाए, ताकि हर पहलू एकदम साफ हो जाए और किसी भी सवाल का जवाब लिखने में कोई मुश्किल ना हो। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहानी हमें एक हॉस्टल के कमरे में ले जाती है, जहां दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई है 14 साल का, 9वीं क्लास में, और छोटा भाई जो कहानी सुना भी रहा है वो है 9 साल का और 5वीं क्लास में। हाँ, उम्र में 5 साल का फर्क, लेकिन पढ़ाई में सिर्फ 3 दर्जे का। और ये अंतर बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल, यहीं से पूरी कहानी की बुनियाद रखी जाती है। बड़े भाई साहब का मानना था कि शिक्षा जैसे जरूरी मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं। अच्छा, वो कहते थे कि भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालनी चाहिए। हाँ, भले ही 1 साल का काम 2 या 3 साल में क्यों ना हो। ये उनकी पढ़ाई के प्रति सोच को दिखाता है। मतलब रटना और हर चीज को कंठस्थ कर लेना। और स्वभाव में तो दोनों जमीन आसमान का फर्क था। बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे। हर समय किताब खोले बैठे रहते थे, पर असल में क्या कर रहे होते थे? वही तो, कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते या एक ही शब्द को 20 बार लिखते रहते थे। एक तरह से पढ़ाई से बचने का एक तरीका था ये। बिल्कुल। और दूसरी तरफ था छोटा भाई, उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके लिए तो 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। हाँ, मौका मिलते ही हॉस्टल से भागकर सीधा मैदान में, कंकरियां उछालना, कागज की तितलियां उड़ाना, बस यही सब। तो ये दोनों की मानसिकता का टकराव है। एक तरफ कर्तव्य का बोझ, तो दूसरी तरफ बचपन की पूरी आजादी। और जब भी छोटा भाई खेलकर कमरे में लौटता था तो क्या सीन होता था? बड़े भाई साहब का रौद्र रूप देखकर उसके प्राण सूख जाते थे। उनका हमेशा एक ही सवाल होता था, कहाँ थे? और इसके बाद शुरू होती थी उपदेशों की एक लंबी चौड़ी माला। उन उपदेशों में क्या क्या नहीं होता था? हाँ, वो अंग्रेजी भाषा कितनी मुश्किल है ये बताते थे, मेहनत करने की नसीहत देते थे। और घमंड न करने के लिए रावण और शैतान का उदाहरण भी देते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि पढ़ाई कोई हंसी खेल नहीं है, इसके लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। और हाँ, परीक्षा के लिए ये एक जरूरी पॉइंट है। अच्छा। हाँ, ये सवाल आ सकता है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या क्या नसीहतें देते थे। ठीक है। तो इस डांट फटकार का असर ये होता कि छोटा भाई एकदम निराश हो जाता था, हिम्मत हार बैठता था, लेकिन फिर जोश में आकर एक टाइम टेबल बना डालता था, जिसमें खेल कूद का कोई नामो निशानी नहीं होता था। सुबह 6 बजे से लेके रात 11 बजे तक सिर्फ पढ़ाई। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है, और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। पहले दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के ठंडे झोंके, खेल-कूद, वो सब उसे खींच ही लेता था। और टाइम टेबल बेचारा धरा का धरा रह जाता था। ये बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सजीव चित्रण है। फिर सालाना इम्तिहान हुए और नतीजा चौंकाने वाला था। बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई अपनी कक्षा में प्रथम आया। अरे वाह! तो अब दोनों के बीच सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया। इस नतीजे ने छोटे भाई के अंदर एक अभिमान, एक आत्मसम्मान पैदा कर दिया। उस पर से बड़े भाई सबका रौब भी खत्म हो गया होगा। बिल्कुल, वो अब आजादी से खेलने कूदने लगा। लेकिन बड़े भाई साहब ने उसे फिर से आड़े हाथों लिया। हाँ, एक दिन जब वो गुल्ली डंडा खेलकर लौटा तो उन्होंने उसे फिर एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। इस बार क्या तर्क था उनका? इस बार उन्होंने पढ़ाई की मुश्किलों का जिक्र किया। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लैंड के बादशाहों के नाम। और यहीं प्रेमचंद ने उस समय की शिक्षा प्रणाली पर गहरा व्यंग्य किया है ना? जबरदस्त व्यंग्य किया है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि परीक्षा पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। वो रटंत विद्या का मजाक उड़ाते हैं। हाँ, कि परीक्षकों को बस वही चाहिए जो किताब में अक्षर अक्षर लिखा हो। बिल्कुल। और देखिए, ये एक बहुत ही जरूरी 5 अंकों का प्रश्न बन सकता है। क्या? कि लेखक ने शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। अच्छा। तो इस डांट का असर ये हुआ कि छोटे भाई का आत्मविश्वास फिर से गायब हो गया। वो फिर से डर कर छिप कर अपना जीवन बिताने लगा। अगले साल फिर इम्तिहान हुए और संयोग देखिए, बड़ा भाई फिर फेल हो गया और छोटा भाई फिर पास। अब तो हद हो गई। अब दोनों के बीच सिर्फ एक कक्षा का अंतर रह गया। हाँ, अब बड़े भाई साहब भी नरम पड़ गए थे। शायद उन्हें लगने लगा था कि
अब उन्हें छोटे भाई को डांटने का अधिकार नहीं रहा। और इसका फायदा उठाकर छोटे भाई की आजावी और बढ़ गई। उसने पढ़ना लिखना तो लगभग बंद ही कर दिया और उसे पतंगबाजी का एक नया शौक लग गया। और कहानी का क्लाइमैक्स भी यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल। एक शाम छोटा भाई एक कटी हुई पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा होता है और बाजार से लौटते हुए बड़े भाई साहब से उसकी मुठभेड़ हो जाती है। इस बार बड़े भाई साहब ने जो तर्क दिया वो सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कक्षा या नंबरों की बात नहीं की। नहीं, उन्होंने बात की उम्र और अनुभव की। उनका सबसे जरूरी कथन था, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। ये लाइन तो इस कहानी का सार है। बिल्कुल। और इस पर आधारित प्रश्न लगभग हमेशा पूछा जाता है। इसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने इस तर्क को साबित करने के लिए अम्मा, दादा और हेडमास्टर साहब की माँ के उदाहरण भी दिए। हाँ, कि वो पढ़े लिखे न होकर भी घर और जीवन को बेहतर तरीके से चलाना जानते हैं। ये सुनकर तो छोटे भाई को अपनी लघुता का अनुभव हुआ होगा। बिल्कुल। और उसके मन में बड़े भाई के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई। कहानी का अंत बहुत सुंदर है। बहुत। बड़े भाई साहब छोटे भाई को गले लगा लेते हैं और स्वीकार करते हैं कि पतंग उड़ाने का मन तो उनका भी करता है, लेकिन कर्तव्य के कारण वे खुद को रोकते हैं। और तभी एक कटी पतंग गुजरती है और बड़ा भाई उछलकर उसकी डोर पकड़ लेता है और दोनों हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। मतलब अंत में वो आदर्शों के बोझ से मुक्त होकर अपने भीतर के बच्चे को फिर से महसूस करते हैं। हाँ, और शायद यही वो पल है जहां दोनों भाई सच में बराबर हो जाते हैं। चलिए अब जल्दी से कुछ बहुत जरूरी प्रश्नों पर नजर डालते हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो अक्सर आता है वो है चरित्र चित्रण पर। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। ये 5 अंक का हो सकता है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो अत्यंत परिश्रमी और अध्ययनशील थे। हर समय किताबें लेकर बैठे रहते थे। दूसरा, उपदेश देने की कला में निपुण, तरह तरह के उदाहरण देकर डांटते थे। वो आदर्शवादी भी थे, छोटे भाई के सामने एक मिसाल बनना चाहते थे। और अनुभवी और समझदार भी। वो मानते थे कि अनुभव किताबी ज्ञान से बड़ा है। बिल्कुल। और सिद्धांतवादी भी थे, अपनी इच्छाओं को दबा देते थे। पर सबसे जरूरी पॉइंट, वो अंदर से एक बच्चे भी थे, जो कहानी के अंत में पतंग के पीछे भागने से साबित होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकता है? कहानी का उद्देश्य या थीम। कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, ये भी 5 अंक का सवाल बन सकता है। इसका जवाब कैसे लिखें? इसके मुख्य बिंदु हैं। पहला, ये कहानी किताबी ज्ञान पर अनुभवजन्य ज्ञान की श्रेष्ठता को साबित करती है। दूसरा, ये तत्कालीन रटंत शिक्षा प्रणाली पर एक व्यंग है। तीसरा, ये बड़ों के मार्गदर्शन और अनुशासन के महत्व को भी दिखाती है। और चौथा, कहानी ये भी बताती है कि बड़े होने पर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का त्याग कर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ठीक है। और कोई 3 अंक वाला प्रश्न? हाँ, आशय स्पष्टीकरण के लिए एक बहुत जरूरी पंक्ति है, समझ किताबें पढ़ने से नहीं, दुनिया देखने से आती है। इसका आशय कैसे स्पष्ट करें? इसमें लिखना है कि इस पंक्ति का मतलब है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं मिलता, बल्कि जीवन के अनुभवों से, कठिनाइयों से मिलता है। और इसमें बड़े भाई साहब के दिए उदाहरण जैसे माता पिता का, वो भी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल, कि वो कम पढ़े लिखे होकर भी जीवन की बेहतर समझ रखते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। तो ये था बड़े भाई साहब पाठ का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने कहानी के हर मोड़ को, हर पात्र को और उसके पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश की। बिल्कुल। ये कहानी हमें सिखाती है कि परीक्षा में सिर्फ अंक लाना ही सब कुछ नहीं है। असली शिक्षा वो है जो हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीना सिखाए। और इसमें बड़ों का अनुभव एक अनमोल खजाना होता है। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है, क्या बड़े भाई साहब के अनुभव वाले तर्क उतने ही मायने रखते हैं? या फिर आज इनकी जरूरत और भी ज्यादा है? इस पर जरूर सोचिएगा।